इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, फिक्स डिपॉजिट और भी बेहतरीन ऐसे वीडियो हैं जो आपका पैसा बचाएंगे भी और पैसा बनाएंगे भी। आज हम टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशंस। पेंशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी छोटी छोटी जानकारियां लाया हूं मैं, ब्रीफ जानकारी लाया हूं। मैं कंप्लीट एनालिसिस नहीं करने वाला हूं, लेकिन प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूं। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो वाले सेक्शन पे। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। अब पहला हम देख रहे हैं टॉपिक सुपर एन्युएशन पेंशन का टॉपिक देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सुपर एन्युएशन क्या होता है, तभी हमें ये सुपर एन्युएशन पेंशन समझ में आएगी। तो देखिए, सुपर एन्युएशन इज द एज व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम हिज सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ही हैज रीच्ड ए प्रीडिटरमाइंड एज 60 years in India prevailing in the particular sector। सुपर एन्युएशन एज भारत सरकार के द्वारा या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके द्वारा निर्धारित रिटायरमेंट एज होती है, कंपल्सरी रिटायरमेंट एज की। इस एज पर जब आप रिटायर होंगे तभी उसे सुपर एन्युएशन कहा जाएगा। जैसे भारत में 60 years की एज को सुपर एन्युएशन माना जाता है जनरली। अगर आप 60 years पे रिटायर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये सुपर एन्युएशन पर रिटायर हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। जनरली भारत में 60 years की एज क्या है? सुपर एन्युएशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 58 हो, 62 हो या 65 भी हो, जैसा उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर रखा है। अब देखते हैं हम सुपर एन्युएशन पेंशन क्या होती है। ए सुपर एन्युएशन पेंशन शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिटायर्ड ऑन हिज अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन पेंशन तभी मिलती है जब व्यक्ति या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सुपर एन्युएशन पर रिटायर होता है। जैसे मान लीजिए सुपर एन्युएशन एज मेरे डिपार्टमेंट में मान लीजिए 60 साल की है, तो मैं 60 साल पर जब रिटायर होऊंगा ना, तब जाकर मुझे सुपर एन्युएशन पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रूल 11 रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन। सीसीएस एनपीएस का रूल 11 क्या कहता है? सुपर एन्युएशन पे अगर आपका रिटायरमेंट होता है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, ए सब्सक्राइबर हु इज रिटायर्ड ऑन हिज अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन और इफ द सर्विस ऑफ द सब्सक्राइबर हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड सुपर एन्युएशन ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस बियॉन्ड द एज ऑफ सुपर एन्युएशन shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority exits and withdrawals under National Pension System Regulations 2015 to the subscriber retiring on superannuation। तो अगर कोई व्यक्ति सुपर एन्युएशन पर रिटायर होता है तो एनपीएस के जो रूल्स हैं, जो नए लेटेस्ट रूल्स आए हैं, सीसीएस एनपीएस 2021 के रूल्स, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। जो एग्जिट और विड्रॉल्स रूल्स हैं नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015 के, वो बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। अच्छा, खास बात कि सुपर एन्युएशन पे जब आप रिटायर होते हैं तो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप कि उसी वक्त अपना पैसा निकाल सकते हैं, दूसरा आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसे डेफर भी कर सकते हैं। डेफरमेंट के रूल्स क्या होते हैं? एन्युटी कैसे डेफर करें, लमसम कैसे डेफर करें, और डेफर का मतलब स्थगित करना कि कुछ सालों बाद आपको वो पैसा मिल जाए। अभी आवश्यकता नहीं है आपको, बाद में आप ले सकते हैं। मान लीजिए 60 वर्ष की एज हुई, सुपर एन्युएशन हो गया, लेकिन आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप चाहें तो एन्युटी को डेफर कर सकते हैं, आप चाहें तो लमसम को भी डेफर कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग नियम है, कितने साल तक डेफर किया जा सकता है। उसके लिए आप मेरे चैनल की एनपीएस सीरीज में डेफरमेंट के वीडियो देखना, आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सुपर एन्युएशन पे अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो उसे एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल रूल्स के तहत 2015 के तहत उसको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं
पेंशन रूल्स ऑन सुपर एन्युएशन इन एनपीएस। एनपीएस में जो सुपर एन्युएशन के पेंशन रूल्स हैं वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम। इफ ए सब्सक्राइबर अटेंड्स द एज ऑफ 60 years और सुपर एन्युएट्स इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू सच सब्सक्राइबर at least 40% out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity, providing for a monthly or any other periodical pension, and the balance of the accumulated corpus after such utilization shall be paid to the subscriber in lump sum। तो ये सारी कहानी क्या है? ये कहानी ये कह रही है कि अगर आपने सुपर एन्युएशन पे रिटायरमेंट हुए तो एनपीएस में आपको क्या लाभ मिलेगा? आपको ये लाभ मिलेगा कि कम से कम 40 एटलीस्ट 40% जितना भी आपका कॉर्पस बनेगा एनपीएस में उसके 40% पैसे का यूज करके आपको एन्युटी खरीदनी होगी और एन्युटी खरीदने के बाद आपको पेंशन मिलेगी। एक तरह से यूं समझ लीजिए सिंपल सा, जो ये 40% पैसा लगाएंगे वो एक इंश्योरेंस कंपनी को देंगे और इंश्योरेंस कंपनी बदले में आपको उसका ब्याज देगी एक तरह से। बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है, बेस्ट फंड मैनेजर कौन सा है, बेस्ट एन्युटी प्लान कौन सा है, बेस्ट पेंशन प्लान कौन सा है, इन सब के चैनल पर मेरे वीडियो अवेलेबल है। आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपको 100% कराऊं आपको नुकसान हो सकता है अगर वो वीडियो नहीं देखे तो। आपने बेस्ट एन्युटी प्लान का वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो कम से कम 40% से आपको एन्युटी पेंशन प्लान लेना होगा जिससे आपको पेंशन मिलेगी और बाकी का जो 60% है वो आपको कैश में मिल जाएगा लमसम एक साथ। ये रूल तो है पेंशन रूल्स ऑन सुपर एन्युएशन इन एनपीएस। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं पेंशन रूल्स ऑन सुपर एन्युएशन इन ओपीएस। अगर आप पुरानी पेंशन स्कीम में हैं और फिर आपका सुपर एन्युएशन पे रिटायरमेंट हो रहा है तो आपको क्या बेनिफिट्स है वो भी देख लेते हैं। ग्रांटेड एट द रेट 50% ऑफ एम्लुमेंट्स लास्ट ड्रॉन or average of reckonable emoluments during the last 10 months, whichever is more beneficial to pensioners, subject to minimum of rupees 9,000 per month. The minimum qualifying service to earn pension is 20 years in case of commission officer and 15 years in case of personal below officer rank। ये क्या कह रहा है कि अगर आप ओपीएस पेंशन स्कीम के तहत, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष पे रिटायर हो रहे हैं तो आपको जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी डीए प्लस बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए को मिलाकर जो आपकी लास्ट सैलरी बन रही थी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और कम से कम वो पेंशन कितनी होगी? 9,000 रुपए से कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। इसके अलावा 20 ईयर्स एज है जिसपे आपको पेंशन मिल सकती है या कुछ केस में ये 15 ईयर्स भी हो सकती है। तो ये देखा ओपीएस वालों के लिए। इससे पहले हमने देखा था एनपीएस वालों को क्या मिलेगा। अब आगे आते हैं नंबर 2, रिटायरमेंट पेंशन। सबसे पहले हमको रिटायरमेंट समझना होगा कि रिटायरमेंट क्या होता है, क्योंकि सुपर एन्युएशन तो हमने समझ लिया। बाय कॉन्ट्रास्ट रिटायरमेंट रेफर्स टू सेसेशन ऑफ वर्क दैट ऑकर्स एट एनी एज। तो रिटायरमेंट क्या होता है? सुपर एन्युएशन तो सरकार के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन रिटायरमेंट जो होता है जरूरी नहीं है कि सुपर एन्युएशन पे हो या 60 वर्ष की एज में ही हम रिटायर हो, उससे पहले भी हम रिटायर हो सकते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए सुपर एन्युएशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन सुपर एन्युएशन के लिए रिटायर होना जरूरी है। दोनों बात समझ में आई आपको? मान लीजिए मैं 30 साल की उम्र में रिटायर हुआ तो ये रिटायरमेंट कहलाएगा लेकिन सुपर एन्युएशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हुआ तो ये रिटायर भी कहलाएगा और सुपर एन्युएशन भी कहलाएगा। क्लियर हो गया? थस सुपर एन्युएशन ऑलवेज कंस्टिट्यूट्स ए टाइप ऑफ रिटायरमेंट 60 इयर्स इन इंडिया बट नॉट ऑल रिटायरमेंट आर सुपर एन्युएशन। जैसा कि मैंने बताया सभी रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन नहीं होते हैं। कोई 30 की उम्र में रिटायर हो गया, कोई 40 की उम्र में रिटायर हो गया तो उसे हम सुपर एन्युएशन नहीं कहेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट etc. are not superannuation because under this the service is over before 60 years। तो हम देख सकते हैं जो कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया किसी केस में या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो उस केस में आपकी जो सर्विस है वो 60 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो उसे हम सुपर एन्युएशन नहीं कहेंगे लेकिन रिटायरमेंट कहेंगे।
तो ये तो हो गया हमारा रिटायरमेंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट पेंशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन, ये दोनों केस एक ही है, ध्यान रखना। तो इसको हम देख लेते हैं। ए रिटायरिंग पेंशन शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स और इज रिटायर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्यूएशन और टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड सरप्लस ऑप्ट्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनको गवर्नमेंट ने सरप्लस घोषित कर दिया है या जो अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उनको रिटायरमेंट पेंशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन दी जाती है। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इन दोनों ही केस में कौन सी पेंशन मिलेगी? रिटायरमेंट पेंशन, जिसे हम जनरली वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन भी कह देते हैं, क्योंकि जनरली इस केस में वॉलंटरी रिटायरमेंट ही होते हैं, और अगर कंपलसरी हो तो भी यही एप्लीकेबल होगा। फिर आगे देखते हैं सीसीएस एनपीएस रूल नंबर 12 क्या कहता है इस संबंध में। जो अभी लेटेस्ट के सीसीएस एनपीएस रूल्स आए हैं उसका रूल नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस। अगर आपने 20 साल की रेगुलर सर्विस की है और रिटायर हो रहे हैं तो कौन से रूल्स लागू होंगे एनपीएस में, देखिए, एट एनी टाइम आफ्टर ए सब्सक्राइबर हैज कंप्लीटेड 20 इयर्स रेगुलर सर्विस ही मे बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 months इन राइटिंग टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिटायर फ्रॉम सर्विस। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की कंप्लीट रेगुलर सर्विस कर चुका है अपनी 20 साल की रेगुलर सर्विस, तो वो 3 महीने का नोटिस देकर रिटायरमेंट के लिए या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इस रूल के संबंध में ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि ये रूल बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आप मेरा सीसीएस एनपीएस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें रूल नंबर 12 देखना, इसकी सारी जानकारी आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसी का पार्ट चल रहा है रिटायरमेंट पेंशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। द सब्सक्राइबर ऑन रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू सीसीएस एनपीएस रूल 12 फ्रॉम सर्विस, अगर कोई सीसीएस एनपीएस रूल 12 के तहत सर्विस से रिटायर होता है, सुपर एन्यूएशन नहीं करा, रिटायर होता है, 60 वर्ष की एज से पहले रिटायर होता है और 20 वर्ष की एज के बाद, शैल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स एडमिसिबल अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट्स एंड विड्रॉल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशंस 2015 टू द सब्सक्राइबर रिटायरिंग ऑन सुपर एन्यूएशन। तो ऐसे केस में, किस केस में? 20 साल की सर्विस के बाद जब व्यक्ति रिटायर हो रहा है और सीसीएस एनपीएस रूल 2021 के रूल नंबर 12 के तहत वो रिटायर हो रहा है, तो उसके कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे? उसे एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल रूल्स के तहत बेनिफिट मिलेगा। और कौन सा वाला बेनिफिट मिलेगा? जो सुपर एन्यूएशन पे जो रिटायरमेंट होता है, जो बेनिफिट सुपर एन्यूएशन पे एनपीएस की तरफ से दिए जाते हैं, वही सारे बेनिफिट यहां पर भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा? फिर वही 40% की आपको एन्यूटी खरीदनी पड़ेगी और 60% पैसा आप लमसम अपने घर ले जा सकते हैं। यह है एनपीएस का सुपर एन्यूएशन का रूल। अब आगे देखते हैं, नंबर 4 आता है हमारा इनवैलिड पेंशन। तो ये देख लेते हैं इनवैलिड पेंशन क्या होती है। इनवैलिड पेंशन मे बी ग्रांटेड इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी bodily और मेंटल इन्फर्मिटी विच परमानेंटली इनकैपेसिटेट्स हिम हर फॉर द सर्विस। ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे जो कोई बॉडीली है या मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के कारण या तो शारीरिक अक्षमता है उसे या मानसिक अक्षमता है, और उसके कारण वो उसको लगता है कि मैं वो जॉब नहीं कर सकता और वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो उस केस में इनवैलिड पेंशन लागू होता है। इसको पूरा भी समझेंगे हम। The request for invalid pension has to be supported by medical report from the competent medical board। और जो इनवैलिड पेंशन लेना चाहता है व्यक्ति, जो रिटायर होना चाहता है समय से पहले, किस ग्राउंड पे? इनवैलिडिटी के आधार पर या असक्षमता के आधार पर, तो उसको मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट, उसके आधार पर ही उसे इनवैलिड पेंशन मिल सकती है और किसी केस में उसे इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगी। फिर आगे है इनवैलिड पेंशन को अभी चला रखा है हमने,
मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर इनवैलिड पेंशन वाज 10 years। पहले इनवैलिड पेंशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी सर्विस की वो 10 साल थी, लेकिन इसमें अभी कुछ करेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 10 years सर्विस हैज बीन डन अवे विद वाइड DESW लेटर डेटेड 16/7/2020। अभी जो 16/7/2020 को DESW का एक लेटर आया था जिसके तहत जो 10 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनवैलिड पेंशन की उसे हटा दिया गया है। किसके लिए हटाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए। द बेनिफिट ऑफ said लेटर विल बी अवेलेबल टू दोज आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु वर इन सर्विस ऑन और आफ्टर 4/1/2019 and invalidate out from service on account of any bodily or mental infirmity which is neither attributable to nor aggravated nana by military service and which permanently incapacitates them from military service as well as civil re-employment। तो इनवैलिड पेंशन में जो 10 साल का नियम था वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं कर्मचारी जो 4/1/2019 या उसके बाद के हैं उनके लिए है ये नियम लागू कि अगर वो इनवैलिड हो गए हैं, अगर वो अपनी संस्था से रिटायर लेना चाहते हैं, वो जॉब नहीं करना चाहते हैं और उनकी जो उनको प्रॉब्लम हुई है, जो उनको इंजरी हुई है या डिजीज हुई है, इंजरी को एट्रीब्यूटेबल कहते हैं और एग्रीवेटेड किस केस में होता है? डिजीज हुई है। अगर किसी कर्मचारी को सरकारी नौकरी के कारण इंजरी नहीं हुई है और बीमारी नहीं हुई है तो उसे इनवैलिड पेंशन दी जाती है। क्लियर हो गया? ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे सरकारी नौकरी के कारण इंजरी नहीं हुई है या बीमारी नहीं हुई है, केवल उन्हें ही इनवैलिड पेंशन दी जाती है। तो इस केस में इनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। फिर आगे देखते हैं रूल 38 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 देख लेते हैं। 1972 सीसीएस पेंशन रूल का रूल नंबर 38 क्या कहता है इस बारे में? इनवैलिड पेंशन मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ इनवैलिडेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज सर्विस आर नॉट अट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एमोलमेंट्स इज 50% ऑफ द बेसिक प्लस टीए। अगर आप इनवैलिड हो गए हैं, आप रिटायर कर रहे हैं इनवैलिडेशन के कारण कि मैं जॉब नहीं कर सकता हूं, मुझे डिजीज हो गई है या इंजरी हो गई है, दोनों ही केस में आप रिटायर करना चाहते हैं तो आपको कौन सी पेंशन मिलेगी? इनवैलिड पेंशन मिलेगी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत, जो कि रूल नंबर 38 कहते हैं इसके बारे में। और उसके लिए जो इमोल्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। जो आपकी लास्ट बेसिक और डीए होगा दोनों का मिला के जो पेमेंट बनेगा उसका 50% आपको इनवैलिड पेंशन के रूप में दिया जाएगा। क्लियर है? जो बेसिक प्लस आपकी डीए है उसका 50% आपको इनवैलिड पेंशन के रूप में दिया जाएगा। फिर आगे आते हैं नंबर 5 डिसेबिलिटी पेंशन देख लेते हैं। अच्छा, जो ये मैंने अभी बताया ये एनपीएस वालों के लिए भी लागू है, क्योंकि अभी एनपीएस में सुधार हो चुके हैं तो उनके लिए भी डेथ और इस केस में दिया गया है। तो ये आप देख लेना, दोनों के लागू है। पुरानी पेंशन स्कीम वालों के भी लिए लागू है ये और नई वालों के लिए भी लागू है। अब है 5th नंबर का डिसेबिलिटी पेंशन। ये क्या कह रहा है देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन मे बी ग्रांटेड इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैव डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द सर्विस। अगर किसी कर्मचारी को सर्विस के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो गई है, कोई शारीरिक अक्षमता हो गई है, तो उसे हम क्या देंगे? डिसेबिलिटी पेंशन। द क्वांटम ऑफ द पेंशन हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ द डिसेबलमेंट। लेकिन जो पेंशन दी जाएगी उसकी मात्रा उस चीज पर निर्भर करती है कि आपकी डिसेबलमेंट या डिसेबिलिटी या विकलांगता किस प्रकार की है, कौन सी कैटेगरी की है और उसका रेशियो क्या है, उसके आधार पर आपको पेंशन दी जाएगी। फिर आगे देखते हैं डिसेबिलिटी पेंशन मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द CCS Extraordinary Pension Rules 1939 to the government servant if disablement or the aggravation of disablement of the government servant during his service are attributed to the government service। यदि सरकारी नौकरी करने के कारण
अगर आप कर्मचारी हैं और आप कर्मचारी के रूप में जब काम कर रहे थे या सरकारी काम कर रहे थे, सरकारी कार्य कर रहे थे और उसके कारण आपको कोई डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है, उसके कारण अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है तो आपको सीसीएस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत पेंशन दी जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर सरकारी नौकरी के कारण डिसेबिलिटी नहीं हुई है तो इनवैलिड पेंशन मिलेगी, आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर सरकारी नौकरी के कारण आपको अगर डिसेबिलिटी हुई है तो उस केस में आपको सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत मिलेगा सारा लाभ। तो डिसेबिलिटी पेंशन केवल तभी मिलेगी जब सरकारी काम के कारण आपको डिसेबिलिटी हुई है, और इनवैलिड पेंशन तभी मिलती है जब सरकारी काम के कारण आपको नुकसान नहीं हुआ हो, ठीक है। डिसेबिलिटी पेंशन कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो डिसेबिलिटी एलिमेंट जो पेंशन होती है उसमें दो चीजें मिलती है आपको, एक तो सर्विस एलिमेंट मिलता है, सर्विस पेंशन, और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट, दोनों चीज मिलेगी। सर्विस एलिमेंट इज इक्वल टू द रिटायरिंग पेंशन डिटरमाइन। सर्विस एलिमेंट क्या कहता है कि जो रिटायरमेंट में जो पेंशन मिलती है वो मिलेगी आपको, और साथ में डिसेबिलिटी एलिमेंट क्या कहता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी फॉर वेरियस रैंक इज 30% ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट ड्रॉन सब्जेक्ट टू मिनिमम और ₹3510 पर मंथ। फॉर डिसेबिलिटी लेस देन 100% इट शैल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली। तो कहने का मतलब, अगर सरकारी नौकरी के कारण डिसेबिलिटी हुई है तो दो तरह से लाभ मिलेंगे, एक तो रिटायरमेंट की जो पेंशन होती है वो भी मिलेगी, और साथ में जो डिसेबिलिटी की पेंशन होती है अलग अलग केस में अलग अलग आपकी डिसेबिलिटी रेशो के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार आपको वो पेंशन दी जाती है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, अगर आपको सर्विस से डिस्चार्ज किया जा रहा है डिसेबिलिटी के आधार पर तो कौन सी पेंशन मिलेगी वो देखिए। डिसेबिलिटी पेंशन मे बी ग्रांटेड इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस आर अट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडीली और मेंटल इन्फर्मिटी विच परमानेंटली इनकैपेसिटेट्स हिम हर फॉर द सर्विस। यदि सरकार को लगता है कि आपकी जो डिसेबिलिटी हुई है वो सरकारी काम के कारण हुई है, भले ही वो शारीरिक रूप से आप असक्षम हो गए हो या मानसिक रूप से असक्षम हुए हो, अगर वो सरकारी काम के कारण हुई है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। और आपकी अगर नौकरी ली जाती है मतलब कि सरकार ये सोचती है कि अब आप काम करने लायक नहीं रहे हैं, सर्विस में अब आप सरकारी काम करने के लायक नहीं रहे हैं और आपको हटाया जा रहा है नौकरी से, डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो सरकार आपको डिसेबिलिटी पेंशन देगी, जो कि मैं पहले बता चुका हूं क्या है। एक तो रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट और साथ में डिसेबिलिटी जो पेंशन है जो 30%, 100% किसी भी केस में, अलग अलग केस में हो सकती है, वो दी जाएगी। फिर आगे है नंबर 6, कॉम्पनसेशन पेंशन। इसको देख लेते हैं। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ओविंग टू द अबोलिशन ऑफ ए परमानेंट पोस्ट, यदि किसी कर्मचारी को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो पोस्ट समाप्त कर दी गई है, इस कारण से उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है सर्विस से, ही शैल अनलेस ही इज अपॉइंटेड टू अनदर पोस्ट, और उसे किसी अन्य पोस्ट पर नहीं रखा जा रहा है, तब क्या होगा, द कंडीशंस ऑफ विच आर डीम्ड बाय द अथॉरिटी competent to discharge him are to be at least equal to those of his own or have the option। तो उस केस में उसको कॉम्पनसेशन पेंशन दी जाएगी और वो पेंशन एक निर्धारित रकम से कम नहीं हो सकती है, जो अथॉरिटी को लगता है कि इसके लिए ये जरूरी है जीवन जीने के लिए। फिर आगे देखते हैं कॉम्पनसेशन पेंशन में ही ऑप्शन ए, ऑफ टेकिंग कॉम्पनसेशन पेंशन टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड फॉर द सर्विसेज ही हैड रेंडर्ड। यदि कोई व्यक्ति कॉम्पेंसेशन पेंशन लेता है तो वो जो सर्विस उसने की है उसके बराबर तक उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन दी जा सकती है। बी, ऑफ एक्सेप्टिंग अनदर अपॉइंटमेंट ऑन सच पे एज मे बी ऑफर्ड एंड कंटिन्यूइंग टू काउंट हिज प्रीवियस सर्विस फॉर पेंशन। या फिर उस व्यक्ति को कोई दूसरी पोस्ट दी जा सकती है उसी पे ग्रेड पे और उसको आगे सर्विस करने के लिए
कहा जा सकता है। तो ये दोनों ऑफर उसको दिए जा सकते हैं। फिर आगे है 7 नंबर, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन देखते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज ए पेनल्टी, ध्यान रखना, कोई पेनल्टी के कारण आपको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जा रही है, मे बी ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी कंपिटेंट टू इम्पोज सच पेनल्टी, पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ एट ए रेट नॉट लेस देन 2/3। तो ऐसे केस में जो आपकी पेंशन होगी और ग्रेचुइटी होगी वो उसका 2/3 से कम नहीं हो सकता है, एंड नॉट मोर देन फुल कॉम्पनसेशन पेंशन और ग्रेचुइटी, और फुल कॉम्पनसेशन पेंशन या ग्रेचुइटी भी नहीं दी जा सकती, ठीक है। और बोथ एडमिसिबल टू हिम ऑन द डेट ऑफ हिज कंपल्सरी रिटायरमेंट। द पेंशन ग्रांटेड और अलाउड शैल नॉट बी लेस देन 9,000 पर मंथ। और किसी भी केस में 9,000 प्रति माह से आपकी पेंशन कम नहीं हो सकती, भले ही आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट किया जा रहा हो और आपको पेनल्टी लगाई गई हो। फिर आगे है कॉम्पनसेशन अलाउंस, यह है कॉम्पनसेट अलाउंस, ठीक है। कॉम्पनसेट अलाउंस देखते हैं इसका नंबर 1 पॉइंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। देखिए ये कॉम्पनसेशनेट अलाउंस है, अगर किसी कर्मचारी को डिसमिस किया गया है सर्विस से या रिमूव किया गया है, शेल फॉरफिट हिज पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो इस केस में क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी कंपिटेंट टू डिसमिस और रिमूव हिम फ्रॉम सर्विस में, इफ द केस इज डिजर्विंग ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, सैंक्शन ए कॉम्पनसेट अलाउंस नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ विच वुड हैव बीन एडमिसिबल टू हिम इफ ही हैड रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन पेंशन। यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट पे जो उसको कॉम्पनसेशन मिलता या उसको हटाया जाता, तो उसको जो ग्रेचुइटी और जो उसको अमाउंट मिलता पेंशन का, उस पेंशन का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, इतना उसको सैंक्शन किया जाना जरूरी है। फिर आगे है नंबर 8 कॉम्पनसेट अलाउंस, इसी का पॉइंट नंबर 2 है। ए कंपनसेट अलाउंस सैंक्शनड अंडर द प्रोवाइजो टू सब रूल 1 शैल नॉट बी लेस देन 9,000 पर मंथ। किसी भी केस में कंपनसेट अलाउंस 9,000 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए अगर उसे सैंक्शन किया जाता है तो। फिर है 9 नंबर फैमिली पेंशन, इसको भी देख लेते हैं हम। पेंशन एंड फैमिली पेंशन आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, दोनों अलग चीज होती है, पेंशन अलग चीज होती है, फैमिली पेंशन अलग चीज होती है। कैसे? द फॉर्मर इज पेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। पहली वाली पेंशन तो तब दी जाती है जब व्यक्ति जिंदा होता है, while the latter is paid on his death to surviving family members। जबकि फैमिली पेंशन तब दी जाती है जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उसकी फैमिली को जो पेंशन दी जाएगी वो फैमिली पेंशन कहलाएगी। और पेंशन वो होती है जो कर्मचारी को दी जाती है। तो पेंशन तो कर्मचारी के जिंदा रहते हुए मिलती है और फैमिली पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद दी जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन कितने प्रकार की होती है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, अंडर द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और दूसरा है अंडर द सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939। पहले हम देखते हैं सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। ये क्या कहता है? फैमिली पेंशन मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द रूल 54 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 टू द फैमिली of government servant if death of the government servant during his service are not attributed to the government service। अगर किसी कर्मचारी की सरकारी नौकरी के कारण डेथ नहीं हुई है, ध्यान देना, सरकारी नौकरी के कारण या सरकारी काम के कारण आपकी डेथ नहीं हुई है, तो आपकी फैमिली को पेंशन किस रूल के तहत मिलेगी? रूल नंबर 54 सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत। ठीक, और क्या मिलेगी? इमोल्यूमेंट्स इज 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीए फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स। और पहले जो 10 साल है आपकी मृत्यु के, कर्मचारी की मृत्यु के पहले 10 साल, जैसे ही कर्मचारी की मृत्यु हुई उसके बाद जो 10 साल स्टार्ट होंगे फर्स्ट 10 ईयर्स में, फैमिली को कर्मचारी का जो लास्ट पे था बेसिक प्लस डीए, उन दोनों को मिलाकर जो पे बनेगा उसकी 50% पेंशन दी जाएगी। पहले 10 साल तक 50% मिलेगी।
एंड देन आफ्टर 30%, और 10 साल के बाद 30% पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो 10 सालों तक तो बेसिक प्लस डीए का 50% फैमिली पेंशन मिलेगी और 10 सालों के बाद 30% मिलेगी। 50% को घटाकर 30% कर दिया जाएगा। किस केस में? सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के केस में, जहां कर्मचारी की मृत्यु सरकारी काम या सरकारी नौकरी के कारण नहीं हुई है। फिर है नंबर 2, सीएससीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939। फैमिली पेंशन मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 to the family of government servant if death of the government servant during his service are attributed to the government service। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सरकारी काम के कारण, सरकारी नौकरी के कारण हुई है, मैं कोई काम कर रहा था सरकार का काम कर रहा था और उस सरकार के काम के कारण आपकी डेथ हो गई है, तो उस केस में आपकी फैमिली को सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत फैमिली पेंशन मिलेगी। अच्छा, खास बात, ये एनपीएस वालों के लिए भी यही रूल लागू है और जो ओपीएस है ना, पुरानी पेंशन स्कीम, उनके लिए भी यही लागू है नियम। तो दोनों के लिए सेम चल रहे हैं। अगर मैं एनपीएस के लिए बोलूंगा तो वो अलग से एनपीएस के लिए बोलूंगा, ठीक है, वरना ये रूल्स सबके लिए सेम है, क्योंकि ये पुराने रूल्स हैं जो अभी एप्लीकेबल कर दिए गए हैं एनपीएस वालों के लिए भी। पहले एनपीएस वालों के लिए ये रूल्स नहीं थे। आप मेरी सीसीएस एनपीएस की सीरीज देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब कौन कितनी पेंशन मिलेगी वो देखिए। इमोल्यूमेंट्स इज 60% ऑफ द बेसिक प्लस डीए और 100% एज द केस में बी। कम से कम 60% आपको पेंशन मिलेगी आपकी फैमिली को। किसकी? जितनी आपकी लास्ट बेसिक प्लस डीए था उसकी 60% आपकी फैमिली को पेंशन दी जाएगी। कब? जब आपकी मृत्यु, कर्मचारी की मृत्यु सरकारी काम के कारण हुई है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन दी जाएगी। और कुछ केस ऐसे हैं जिसमें 100% पेंशन भी दी जा सकती है। कम से कम 60% पेंशन और मैक्सिमम 100% पेंशन दी जा सकती है, यानी कि पूरा का पूरा आपकी जो सैलरी थी बेसिक प्लस डीए वो भी पूरा का पूरा दिया जा सकता है, लेकिन वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज का टॉपिक। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पेंशन के सभी प्रकारों की छोटी जानकारी दे पाऊं, ब्रीफ जानकारी दे पाऊं, जो आपके एकदम काम की हो और उसमें आपकी सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएं और आपका सारा भ्रम दूर हो जाए। उम्मीद है इनवैलिड पेंशन आपकी क्लियर हो गई, डिसेबिलिटी पेंशन क्लियर हो गई होगी और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली पेंशन आपकी क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी, और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।